हेलो गाइस। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का नया लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और उसके साथ साथ बहुत सारे हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम देखेंगे। तो एक ही लेक्चर में तीनों टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इससे पहले हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वगैरह सब हम देख चुके थे, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये सब। तो अब हम डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, इससे पहले हम देखे थे लाइट जो होता है वेव नेचर का होता है अकॉर्डिंग टू EMT, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? तो सबसे पहले समझो ब्लैक बॉडी क्या होता है ना। अब ब्लैक बॉडी का एक खासियत होता है कि वो सभी प्रकार रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और एमिट भी कर देता है, यानी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और एमिट भी करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कोई भी ब्लैक कलर का कोई भी चीज है तो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एमिट भी करता है, इसलिए हमको गर्मी लगता है। जैसे काला कपड़ा हम पहनते हैं तो सनलाइट से जो रेज आता है एब्जॉर्ब कर लेता है, एमिट करता है, तो हमको गर्मी महसूस होता है। ठीक है, यानी काला कलर का एक नेचर होता है कि वो हीट मतलब आपका रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, एमिट कर देता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार भी यहाँ पर है भाई, लेकिन ब्लैक बॉडी ऐसा नहीं कि ब्लैक बॉडी ही हो, दूसरा डिफरेंट कलर का हो सकता है। लेकिन ब्लैक बॉडी पहले समझो ब्लैक बॉडी क्या होता है। ठीक है, ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी सिंपल चीज है कि एक ऐसा बॉडी जो कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता हो या तो फिर एमिट करता हो, एब्जॉर्ब और एमिट दोनों करता हो। ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या होता है ना, व्हिच इज एब्जॉर्बर एंड एमिटर, जो कि रेडिएशन को छोड़ेगा। एब्जॉर्बर व्हिच इज परफेक्ट लिख दो, ठीक रहेगा, है ना, परफेक्ट, व्हिच इज परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर। परफेक्ट मतलब 100% का हो, 100% वैसे कोई भी बॉडी 100% आपका ब्लैक बॉडी नहीं होता। परफेक्ट एमिटर, ठीक है, परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट क्या होता है एमिटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? व्हिच इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी। ठीक है, और ये भी कह सकते हो, और व्हिच इज, ध्यान सुनना, व्हिच इज और व्हिच कैन एब्जॉर्ब, व्हिच कैन एब्जॉर्ब एंड एमिट all frequencies and wavelength of radiation। क्या समझ में आया? जो कि which can absorb and emit all frequency and wavelength of radiation, यानी रेडिएशन का हर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को जो कि एब्जॉर्ब कर देता है या फिर एमिट करता है, एब्जॉर्ब और एमिट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी। बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, कोई भी बॉडी, ठीक है, क्या बोल रहा है, कोई भी ब्लैक बॉडी नहीं हो सकता, है ना। ब्लैक बॉडी मतलब ऐसा नहीं कि ब्लैक कलर का हो, दूसरा कलर भी हो सकता है। तो क्या बोला है ब्लैक बॉडी की? हर एक वेवलेंथ, ध्यान सुनना, हर एक वेवलेंथ या फिर हर एक फ्रीक्वेंसी, मान लो ये लैम्बडा 1 है, लैम्बडा 2 है और लैम्बडा 3 है, उसका वेवलेंथ वगैरह है, अलग अलग वेवलेंथ है, और इसका फ्रीक्वेंसी V1, इसका V2 और इसका V3, वैसे इसको हम न्यू बोलते हैं, न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3। तो हर एक प्रकार का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को जो कि एब्जॉर्ब कर देता है,
है ना, यहाँ पर ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ये बॉडी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके ये एमिट भी कर देता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। अब यहाँ पर सोर्स कुछ भी हो सकता है, रेडिएशन का सोर्स कुछ भी हो सकता है, सनलाइट हो सकता है, बल्ब हो सकता है, या तो फिर इलेक्ट्रिक करंट जो पास करता है वायर में वो हो सकता है, या तो फिर किसी आप मेटल को आप गर्म करते हो, हीट करते हो तो यहाँ पर रेडिएशन निकलेगा, ये भी रेडिएशन हो सकता है। ठीक है, सोर्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। वैसे ये कोई भी बॉडी आपका 100% ब्लैक नहीं होता है, मतलब ब्लैक बॉडी नहीं होता, ब्लैक बॉडी नेचर का नहीं होता, इसको नोट करना। कोई भी बॉडी 100% आपका ब्लैक बॉडी का नेचर नहीं होता है। वैसे फिर भी कुछ एग्जाम्पल जो किताब में मेंशन करता है, एग्जाम्पल है आपका ब्लैक होल। सर्च कर लेना भाई ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल आप नाम सुने होंगे। नेक्स्ट आपका आता है सन को भी वैसे हम बोलते हैं, सन और स्टार को भी हम बोलते हैं क्या, ब्लैक बॉडी, है ना। सन और स्टार्स को वैसे ये 70% होता है, 100% नहीं होता है। और इसके अलावा भी जैसे और एक एग्जांपल बहुत बोलते हैं, और एक एग्जांपल है निकेल फास्फोरस एलॉय। ठीक है, तो ये भी थोड़ा बहुत गुड ब्लैक बॉडी हम कह सकते हैं, थोड़ा बहुत उसका नेचर होता है, थोड़ा मतलब फिर 50% से ज़्यादा ही होता है। निकेल प्लैटिनम, निकेल फास्फोरस एलॉय, सन स्टार्स, ब्लैक होल, तो ये सब को हम ब्लैक बॉडी मानते हैं। ठीक है, तो वैसे मैं बताया कि कोई भी बॉडी 100% ब्लैक बॉडी नेचर का नहीं होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी को हम आइडियल बॉडी भी बोलते हैं। आइडियल बॉडी मतलब क्या होता है, जो कि मतलब ऐसा बॉडी है ही नहीं, बस हम आइडियल में जो कि हम मान लेते हैं कि ऐसा बॉडी जो कि हर प्रकार की वेवलेंथ और हर प्रकार की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर देता है और एमिट कर देता है, तो दैट इज नोन एज ब्लैक बॉडी। और आइडियल बॉडी का हो, ब्लैक बॉडी को हम एक आइडियल बॉडी मानते हैं, ऐसे मान के चलते हैं कि एक सा बॉडी होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब थोड़ा आगे। अब देखना यहाँ पर हम सोर्स लाए, तो यहाँ इसको हम मान लो हीट किए, कोई भी सोर्स हो सकता है। अब ये हीटिंग रॉड का मैं एग्जांपल लिया हूँ, तो यहाँ पर मैं हीट करूँगा तो रेडिएशन निकलेगा, हीट करूँगा तो रेडिएशन निकलेगा, रेडिएशन निकलेगा। अब देखना यहाँ पर अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, ध्यान सुनना, अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, तो यहाँ पर ध्यान सुना, टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगा, रेडिएशन का, रेडिएशन का इंटेंसिटी भी बढ़ेगा, रेडिएशन का इंटेंसिटी भी बढ़ेगा, यानी आपका रेडिएशन एमिट भी होगा उतना, है ना, रेडिएशन एमिट भी होगा, रेडिएशन एमिट, जितना यहाँ पर टेम्परेचर डालो उतना आपका रेडिएशन निकलेगा, उतना यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, उतना आपका क्या होगा, रेडिएशन एमिट होगा। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा, रेडिएशन एमिट भी करेगा। ठीक है, अब थोड़ा एक हम ग्राफ देख लेते हैं कि ध्यान सुनना, इंटेंसिटी और वेवलेंथ, ध्यान सुनना, रेडिएशन का इंटेंसिटी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या है जब डिफरेंट टेम्परेचर होता है। डिफरेंट टेम्परेचर में वेवलेंथ और इंटेंसिटी में क्या अंतर होता है, क्या रिलेशन होता है, ग्राफ के माध्यम में हम समझ लेते हैं। ठीक है, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए बात करते हैं। इसके लिए मैं एक ग्राफ ड्रॉ किया लाइक दिस। ठीक है, अब मैं अलग अलग टेम्परेचर ले रहा हूं, तो पहला टेम्परेचर लिया तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बना। ठीक है, इधर मैं लिया इंटेंसिटी, किसका, इंटेंसिटी, और इधर में लिया आपका फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ले गया, वेवलेंथ। तो हम देखेंगे वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, क्या इंटेंसिटी बढ़ता है तो वेवलेंथ बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने या फिर बढ़ाने से, वही हम बात करेंगे। तो मान लो इसका टेम्परेचर T1 है, अब और एक टेम्परेचर है मान लो इस प्रकार का। ठीक है, अब इसका टेम्परेचर T2 है, तो यहाँ पर T2 ग्रेटर देन T1 है, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटेंसिटी भी बढ़ता है। मान लो टेम्परेचर देखो, ये टेम्परेचर बढ़ा इतना तो आपका इंटेंसिटी भी बढ़ा इतना, मैक्सिमम इतना, तो ये मैक्सिमम, ये आपका मैक्सिमम कितना बढ़ा, इतना दूर तक बढ़ा, तो इसको हम बोलते हैं पीक पॉइंट। क्या बोलते हैं, पीक पॉइंट। अब यहाँ पर गौर से देखोगे तो टेम्परेचर जब बढ़ाते गए, देखो टेम्परेचर मान लो इतना बढ़ा,
तो इंटेंसिटी उतना, इतना बढ़ा इतना, इतना बढ़ा इतना, इंटेंसिटी इतना बढ़ा इतना, तो लास्ट तक आया आपका पीक पॉइंट। फिर यहाँ से आपका फॉल डाउन हो गया, है ना, नीचे गिरना चालू हो गया। अब नीचे गिरते गिरते पूरा ऐसा नहीं कि पूरा वेवलेंथ के साथ पूरा मिल गया, ऐसा नहीं, इसके ऊपर थोड़ा रहता है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो नीचे क्या हुआ, धीरे 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 फॉल डाउन होते गया। ध्यान से सुनना कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इंटेंसिटी बढ़ता है लेकिन कुछ लिमिट तक बढ़ता है, फिर वो पॉइंट से आपका फॉल डाउन होना चालू हो जाता है। तो अगर हम ये पॉइंट में देखें तो इंटेंसिटी आपका कांस्टेंट रहेगा, इंटेंसिटी आपका कांस्टेंट रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो भाई यहाँ से अगर देखेंगे हम तो यहाँ पर इंटेंसिटी इतना ही रहेगा, वेवलेंथ जितना भी बड़ा हो फर्क नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी इतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इसका देखोगे तो इतना रहेगा, ठीक है। तो ये कहानी होता है, यानी इंटेंसिटी बढ़ेगा तो वेवलेंथ भी बढ़ेगा लेकिन कुछ लिमिट तक, फिर आपका इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, कह सकते हैं। पूरा नीचे तक नहीं आता है क्योंकि इंटेंसिटी पूरा जीरो नहीं होता है, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा रहता है, ठीक है। चलिए पूरा क्लियर हो गया। यानी इसके पहले तो हम देखे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में कि ग्राफ में, ग्राफ तो नहीं बनाया था लेकिन उसका थोड़ा आइडिया मैं आपको बताया था कि किसी भी बॉडी का एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एमिट करता है, यानी इंटेंसिटी कॉन्टिन्यूस बढ़ाएगा, हीट करोगे रेडिएशन निकलेगा, कॉन्टिन्यूसली आपका एमिट करता जाएगा या फिर एब्जॉर्ब करता जाएगा। यानी उसका ग्राफ हम देखे थे कुछ इस प्रकार होता था, नहीं देखा था मैं लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, यानी इंटेंसिटी और वेवलेंथ का, इंटेंसिटी और वेवलेंथ का कुछ इस प्रकार। लेकिन यहाँ पर कहानी दूसरा है। तो यहाँ पर ऐसे गया, ऐसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो आपका लास्ट पॉइंट आएगा T2, है ना। इंटेंसिटी ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, लास्ट पॉइंट आएगा जहाँ से फिर आपका इंटेंसिटी फॉल डाउन होना चालू हो जाएगा। क्लियर, पूरा क्लियर। तो यहीं से आपका एक ड्रॉबैक कह सकते हैं आपका, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, तो यहाँ से आपका फेल हो गया। यानी इससे पहले हम देखे थे कि लाइट जो होता है आपका वेव टाइप का होता है ना। तो यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया कि लाइट जो होता है वेव नेचर का नहीं होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे आगे हम बढ़ेंगे, समझ में आएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आपको पूरा समझ में आएगा कि लाइट आपका और रेडिएशन आपका पार्टिकल नेचर का होता है। चलिए अब ये बहुत बेसिक चीज़ था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझ में आ गया। तो ब्लैक बॉडी क्या होता है समझ में आ गया। अब ब्लैक बॉडी में जो रेडिएशन एमिट करेगा उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपका बॉडी है, अलग अलग प्रकार का वेवलेंथ और आपका फ्रीक्वेंसी आया, एब्जॉर्ब हुआ तो इधर एमिट हुआ, तो यहाँ पर जो एमिट हुआ इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। सिंपल चीज़ है। चलो अब हम बात करेंगे आगे, नया टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब यहाँ पर थोड़ा कहानी पर डिफरेंट हो जाता है भाई, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंप्लीट हुआ, इसके बाद देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो अब नया टॉपिक हेडिंग डालो, यहां से सवाल बनेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ध्यान सुनना, पहले डेफिनेशन लिख दो फिर हम समझेंगे अच्छे से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि व्हेन, थोड़ा बड़ा डेफिनेशन होगा, व्हेन रेडिएशन with frequency greater than, रेडिएशन with frequency greater than, आर ऐसे भी मैं लिखता हूं, ऐसे भी लिखता हूं, greater than, which frequency greater than minimum frequency when radiations with frequency greater than minimum frequency को हम लिखते हैं V नॉट और न्यू नॉट का हो।
फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं V में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, हाँ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी V नॉट, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड और एमिटेड कहो, इजेक्टेड, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड from the surface of metal, the electrons are ejected from the surface of the metal, the electrons are ejected from the surface of the metal. This phenomenon is called photoelectric इफेक्ट। क्या समझ में आया? नोट करना कि जब रेडिएशन में उसका फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मान लो मिनिमम फ्रीक्वेंसी V नॉट है, तो V नॉट से अगर बड़ा होता है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग लिख दिया, व्हेन रेडिएशंस विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन मिनिमम फ्रीक्वेंसी द इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर एक लाइन छोड़ दिया मैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हेन रेडिएशन विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक भूल गया मैं, स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मेटल, द इलेक्ट्रॉन्स आर ejected from the electrons are ejected from the surface of metal, ठीक है, the surface, strike the surface of metal, the electrons are ejected from the surface of the metal, the electrons are ejected from the surface, हाँ, this phenomenon is called फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। क्या समझ में आया कि जब रेडिएशन जिसका कि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी V नॉट से अगर उसका रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा और वो स्ट्राइक करेगा कोई भी मेटल सरफेस के ऊपर, तो जो मेटल में जो मेटल होता है, यानी आपका इलेक्ट्रॉन होता है, मेटल में आपका इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्ट होता है, यानी निकलता है, तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, यानी मेटल सरफेस से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत सिंपल चीज बोल रहे हैं, ध्यान सुनना। कोई भी आपके पास मेटल सरफेस है, यानी कोई आपके पास मेटल है, ठीक है, कोई आपके पास कोई मेटल प्लेट है या जो भी मेटल आपका मेटल चीज है, ठीक है, आपका मेटल है, ठीक है। अब अगर यहाँ से अगर आपका लाइट सोर्स आता है, लाइट सोर्स स्ट्राइक करता है, यानी रेडिएशन आपका स्ट्राइक करता है, और इसका ये रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए भाई, फ्रीक्वेंसी जो होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए V नॉट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से बड़ा होना चाहिए रेडिएशन का। ये रेडिएशन आया, ठीक है, स्ट्राइक किया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जैसे मैं बता दिया, ये मेटल है, मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा वो भाई, स्ट्राइक करेगा। इलेक्ट्रॉन मतलब सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकलता है, इजेक्ट होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये जो बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये जो पूरा फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी एक रेडिएशन जिसका की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, स्ट्राइक कर रहा है सरफेस ऑफ द मेटल, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, तो ये फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रेडिएशन आ सकता है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट हो सकता है। तो जो इजेक्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कहो, या तो फिर इसको कह सकते हो फोटो इलेक्ट्रॉन्स,
वैसे हम ज़्यादातर इसको यूज करते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ये तो मैं सिंपल आपको ऊपर पर बताया, अब थोड़ा एक्सपेरिमेंट हम करके देखेंगे। एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, थोड़ा बहुत और डेप्थ गए थे, समझेंगे। समझ में आ गया। व्हेन द रेडिएशन विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द मेटल, strike the surface of the metal, the electrons are ejected from the surface of the metal, 2 बार लिख दिया चलेगा, metal, this phenomenon is called, क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वैसे ये फोटो इलेक्ट्रिक का कहानी थोड़ा हमको समझ में आया, उतना डेप्थ समझ नहीं आया। फोटो मतलब एक लाइट और एक एनर्जी, फोटोन अब समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, इफेक्ट, ठीक है। अब देखना, अब एक एक्सपेरिमेंट से हम समझेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम देखेंगे। समझ में बहुत सिंपल चीज़ है, लाइट आएगा, गिरेगा कहाँ पर, आपका सरफेस के ऊपर, कोई भी मेटल सरफेस, लेकिन ध्यान देना वो लाइट यानी वो रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा, तब जाके आपका इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होता है, इसीलिए उसका ये वर्ड, ये सेंटेंस यूज किया गया है, ठीक है। कहानी समझ में आया। चलिए अब इसके लिए थोड़ा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक ट्यूब ले गया, इस प्रकार का मैं एक ट्यूब ले गया, ठीक है, और ये ट्यूब एक तरफ रखा मैं, ये प्लेट टाइप का, ये हो गया आपका कैथोड, क्या हो गया, कैथोड, और इधर एक प्लेट रखा, ये आपका हो गया एनोड। कैथोड में पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड में नेगेटिव चार्ज, ये कहानी आप जानते हो। अब ये दोनों को मैं कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों दो टर्मिनल को हम एक बैटरी में यानी एक सेल में मैं कनेक्ट कर दिया, ठीक है। क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात। चलिए ऐसे में कनेक्ट कर दे, ये वायर में, ठीक है, वायर में मैं कनेक्ट कर दिया। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, ठीक है। अब इधर ये आपका नेगेटिव है बैटरी का और ये आपका है पॉजिटिव है। क्लियर बात, क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब कोई लाइट का सोर्स यहाँ पर है, कोई लाइट का यहाँ पर सोर्स है। अब लाइट जैसे ये प्लेट में गिरता है मेटल के ऊपर, तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अब भाई मेटल के अंदर क्या होना चाहिए, एटम होगा, एटम तो होता है ना, मेटल होता है उसके अंदर तो एटम होगा ना, कोई भी सब्सटेंस के अंदर एटम तो होता है, एटम के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, यानी बीच में आपका न्यूक्लियस, उसके सेल में आपका इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होगा, ठीक है। अब जैसे ही लाइट स्ट्राइक करता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है सरफेस के बाहर, तो यहाँ पर ये आपका कोई भी एनर्जी का सोर्स है, मतलब लाइट है, आपका क्या है, लाइट है। लाइट जैसे स्ट्राइक किया मेटल के ऊपर तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन दौड़ना चालू हो गया, इलेक्ट्रॉन दौड़ना चालू हो गया, ठीक है। पूरा कहानी समझ में आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो दौड़ रहा है इसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। लाइट इधर आया तो इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ा। अब सोच के देखो कि यहाँ पर, अब सोच के देखो जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करता है यानी चार्ज का फ्लो यानी करंट का डेवलपमेंट, यानी इलेक्ट्रॉन दौड़ा इस डायरेक्शन में तो करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। कहानी समझ में आया, क्लियर बात, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दौड़ा तो इलेक्ट्रॉन का कुछ डायरेक्शन इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहा है तो करंट ऐसे भागेगा, ठीक है। चलिए इतना दूर तक आपको समझ में आ गया। चलो अब ये एक्सपेरिमेंट से उन लोगों को पता चला, एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर, ये एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्वेशन मिला उन लोग को, साइंटिस्ट लोग जो ये एक्सपेरिमेंट वगैरह किए थे, तो कुछ ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे कि यहाँ पर कहानी क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, क्या क्या ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये ऑब्जर्वेशन किए कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है एमिट करेगा यानी इजेक्ट होगा ओनली जब उसका रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा। ध्यान सुनना, यानी पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स आर ejected, electrons are ejected only when frequency greater than minimum frequency जिसको हम V0 बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स आर एमिट होगा या फिर इजेक्टेड होगा कब ना, जब ग्रेटर देन मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अगर वो बड़ा होगा तब होगा। तो ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वर्ड याद रखना। मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमको जो रिक्वायर्ड है। क्यों? अब भाई देखो, ये आपका क्या है? मेटल है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर नहीं निकला है, तो जब आप यहाँ पर डालोगे क्या, रेडिएशन डालोगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर कब आएगा? जब इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? V0 बड़ा होगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी से। मिनिमम फ्रीक्वेंसी V0 है, तो V0 से आपका क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बड़ा होना चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर आता है, आप कह सकते हो। ठीक है, कहानी समझ में आ गया? उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी से, अगर ये तो बड़ा में बात किया, बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी से छोटा हो गया फ्रीक्वेंसी, ध्यान सुनना, अगर फ्रीक्वेंसी जो है, अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन होगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी से, तो यहाँ पर भाई इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होगा। यानी नो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, और एमिटेड कहो, इजेक्टेड कहो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होगा अगर उसका फ्रीक्वेंसी लेस देन मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा तो। अब जब लेस देन फ्रीक्वेंसी होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा, तो यहां पर ये दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा भाई, वो आपका जीरो होगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी करंट यहां पर फ्लो होना बंद हो जाएगा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा ही नहीं, यानी चार्ज का फ्लो ही नहीं होगा, तो करंट पैदा ही नहीं होगा, है ना। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो जब, ध्यान सुनना, जब फ्रीक्वेंसी लेस देन V0 यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहां पर अगर आप मेजर करते हो पोटेंशियल डिफरेंस, तो जितना भी आता है उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इन दिस केस हम इसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। यानी यहां पर करंट आपका क्या होगा भाई? इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? जीरो होगा। चार्ज फ्लो ही नहीं होगा तो करंट आपका जीरो होगा। क्लियर बात? पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड ओनली व्हेन फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन मिनिमम फ्रीक्वेंसी V0, और जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, इफ द फ्रीक्वेंसी अगर V0 से छोटा होगा, V0 से लेस देन होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नो इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड, जिसको हम बोल, और इन दिस केस अगर हम यहाँ पर मेजर करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपका जीरो आएगा, जिसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, और यहाँ पर करंट क्या होगा भाई? जीरो होगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा पॉइंट गया। अब तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये डायग्राम को आपको समझ में आ गया। अब जब लाइट स्ट्राइक करता है किसी मेटल के सरफेस के ऊपर, तो उसका वो लाइट का ना कुछ एनर्जी होता है। वैसे सभी का एनर्जी, कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। तो जैसे लाइट का भी, यानी रेडिएशन का भी एक एनर्जी होता है। ठीक है, तो जब, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन जब एमिट होता है तो उसके लिए उसको एक एनर्जी देना पड़ता है। उसको हम बोलते हैं क्या? फोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटॉन। आगे समझ में आएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। ध्यान सुनना, और एक पॉइंट, अब ये आपका क्या है? मेटल है
है ना, ये आपका मेटल है। अब ये इलेक्ट्रॉन आपका ये रेडिएशन स्ट्राइक किया इसके ऊपर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं कि दिखेगा आपको, ये मेटल के अंदर, एटम के अंदर है इलेक्ट्रॉन, सरफेस में नहीं आया है। तो सरफेस को लाने के लिए इसको आपको देना पड़ेगा एक एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं Hv0। अब ये रेडिएशन के पास इतना एनर्जी होगा तब इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर आएगा भाई, तब सरफेस के ऊपर आता है, इजेक्ट होता है। तो इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये एनर्जी को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। और ये H को हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। अब आगे समझ में आएगा प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, इसका वैल्यू भी होता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको। प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स मैक्सवेल प्लैंक्स होता है, मैक्स प्लैंक्स। Hv0, V0 आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एनर्जी मतलब आपका इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट यानी सरफेस से बाहर निकालने के लिए एक एनर्जी देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, है ना। इसको मिनिमम एनर्जी बोलते हैं। तो लिखो ना, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी इन व्हिच, मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं Hv0। मिनिमम एनर्जी इन व्हिच इलेक्ट्रॉन इज ejected, is called क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। ठीक है। अब वर्क फंक्शन सभी का अलग अलग होता है, यानी उसका एनर्जी अलग अलग होता है सभी रेडिएशन का। ठीक है, सभी मेटल का रेडिएशन जो निकलेगा अलग अलग होता है। जैसे आपका कैल्शियम का सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए कैल्शियम का एक्सपेरिमेंट किए थे साइंटिस्ट लोगों ने। ठीक है, यानी मेटल आप कैल्शियम लेते क्योंकि इसको आपको ज़्यादा कम एनर्जी देना पड़ता था। ठीक है, कम एनर्जी में कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता था, इसलिए एक्सपेरिमेंट भी किए थे। जो मेटल लिए थे ना वो CS का लिए थे, कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम होता है कैल्शियम। ठीक है, CS का लिए थे। इसका 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बाकी का थोड़ा इससे ज़्यादा होता है मेटल सबका। तो कैल्शियम लिए थे 2.14। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? वर्क फंक्शन। जो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, क्यों? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। इलेक्ट्रॉन, मैं बोला इलेक्ट्रॉन कहाँ है? मेटल के अंदर, एटम के अंदर, है ना। बीच में न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर सेल होता है। तो मान लो यहाँ पर एक पहला ऑर्बिट में आपका एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इधर लाइट आया, स्ट्राइक क्या? मेटल, सरफेस का मेटल के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन जंप किया और सरफेस के ऊपर आ गया, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इजेक्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को, तो उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? पूरा क्लियर? और एक पॉइंट आप नोट कर लो। अब क्या फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन जो दौड़ेगा यहाँ पर? अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर इजेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन भागना भी चालू हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा इसका, काइनेटिक एनर्जी भी इसका हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी या तो फिर कहो वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में एक पॉइंट में कितना वेव्स पास कर रहा है, उसी के अनुसार आपका इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट होगा। जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा आपका इलेक्ट्रॉन्स उतना इजेक्ट होगा, जितना इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा उतना उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। यानी आपको ये समझ में आया कि काइनेटिक एनर्जी कहो या तो फिर वेलोसिटी कहो, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द frequency of radiations and independent, अब ध्यान सुना, independent of
इट्स इंटेंसिटी। अब लाइट का इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं, इंटेंसिटी, ठीक है, दिख रहा है इंटेंसिटी। क्लियर बात। तो ये होता है कहानी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिख रहा है। चलिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक का समझ में आ गया, बेसिक चीज सब मैं बताया। अब आता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो पहले इतना फटाफट लिख लें, फिर हम जाएंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्लियर, यानी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया, सिंपल है पूरा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करेंगे हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इससे पहले देखें तो हम जो आपका लाइट होता है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपका वेव नेचर का होता है। अब प्लैंक्स ने बताएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी सिंपल कहो लाइट आपका पार्टिकल नेचर का होता है। पार्टिकल, बस एक पार्टिकल का नेचर होता है। तो अब समझेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है। तो लिखें प्लैंक्स, PLANCKS, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब यहां पर आ गया क्वांटम थ्योरी, भाई अच्छे से हेडिंग डालो, क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं। ये थ्योरी दिए थे एक केमिस्ट और एक बोल सकते हो साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक 1990 में दिए थे और इसको थोड़ा एक्सटेंड किए थे आपका आइंस्टाइन ने, ठीक है। एक्सटेंड मतलब इसमें थोड़ा साथ दिए थे आइंस्टाइन, ठीक है। तो 1990 में ये डिस्कवर हुआ था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसमें कि बताया गया है कि लाइट जो होता है आपका पार्टिकल नेचर का होता है। फिर समझ में आ गया। फिर हम धीरे धीरे आगे समझेंगे भाई लाइट डुअल नेचर का होता है, पार्टिकल भी होता है और आपका वेव नेचर का भी होता है, तो हम बाद में बात करेंगे। तो मैक्स प्लैंक दिए थे 1990 में। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं प्लैंक्स ने जो आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स बताए हैं आपको नोट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हम क्या पढ़े कि कोई भी सोर्स ऑफ रेडिएशन एनर्जी आपका एमिट होता है या तो फिर एब्जॉर्ब होता है कंटिन्यूअसली। एनर्जी एमिट या फिर एब्जॉर्ब होता है कंटिन्यूअसली होता है, लेकिन प्लैंक्स बताया कि कंटिन्यूअसली नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअसली होता है ना। यानी देखना रेडिएंट एनर्जी लिखें, रेडिएंट एनर्जी एमिटेड और एमिटेड और एब्जॉर्ब नॉट कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, नॉट कंटिन्यूअसली नहीं होता, बट डिसकंटिन्यूअसली in the form of small discrete मतलब इंडिविजुअल, एक स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ पार्टिकल्स। क्या समझ में आया कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या तो फिर सिंपल को रेडिएंट एनर्जी, जो आपका रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब या तो फिर एमिट कंटिन्यूअसली नहीं होता है, लेकिन हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़े थे कि कंटिन्यूअसली एमिट होता है, लेकिन कंटिन्यूअसली नहीं होता है बट डिसकंटिन्यूअसली होता है इन द फॉर्म ऑफ कैसे ना स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स, मतलब एक पैकेट फॉर्म में आपका आता है। लाइट में एक ध्यान सुनना, जैसे कोई बॉडी है, यहाँ पर एक लाइट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइट एमिट हो रहा है, तो यहाँ पर जो लाइट आ रहा है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये एक स्मॉल पैकेट में आता है, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी से आता है, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी से आता है। क्या आता है? स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी से आता है, ठीक है। स्मॉल पैकेट ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी लिखो, सॉरी
क्या होगा, एनर्जी होगा। ठीक है, मतलब आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी जो आपका रेडिएंट एनर्जी, ध्यान सुनना, आपका क्या होता है, एक पार्टिकल वाइज आपका आता है और एब्जॉर्ब होता है। यानी सिंपल समझो भाई, आपका लाइट में क्या होता है, एक स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है। वो बोल रहे हैं कौन, प्लैंक्स ने, मैक्स प्लैंक ने। मतलब आपका जो लाइट में एक स्मॉल पैकेट्स एनर्जी होता है जिसको हम बोलते हैं एच भी। क्या बोलते हैं, एच भी। मतलब ये एच भी एक लाइट में होता है, एक एनर्जी होता है। ठीक है, एच भी क्या होता है, एच भी एक क्या होता है, एच भी मतलब एक एनर्जी होता है। अब लाइट, हम ज़्यादातर लाइट बोलने से हम समझ जाते हैं एच बी, मतलब लाइट में आपका एनर्जी होता है। ठीक है, क्या होता है, एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं एच बी। एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, भी आपका फ्रीक्वेंसी होता है, मालूम है। क्लियर बात। अब ध्यान सुनना, अब ये जो आपका एच बी होता है, तो यहाँ पर जो एनर्जी मिलता है यानी एक फोटन का, इसको हम बोलते हैं एच बी को हम फोटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटन बोलते हैं। ध्यान सुनना यानी जो पार्टिकल आपका जो पार्टिकल के फॉर्म में जो आपका एनर्जी आपका होता है, किसमें, लाइट में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, फोटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम फोटन बोलते हैं। एनर्जी, ये ई मतलब आपका होता है एनर्जी, एनर्जी कहो। एनर्जी जो होता है आपका क्या, एच बी, मतलब इसको हम फोटन भी बोलते हैं या तो फिर क्वांटम भी बोलते हैं। लाइट के केसेस में हम फोटन बात करते हैं और बाकी केस में हम क्वांटम बात करते हैं। ठीक है, यानी क्या समझ में आया कि लाइट में आपका क्या होता है, एक पार्टिकल होता है, एक स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट फॉर्म में होता है एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं एच बी। क्या बोलते हैं, एच बी। और एच बी को हम क्या बोलते हैं, मतलब ईच, ध्यान सुना, ईच फोटन को हम क्या बोलते हैं, एक क्वांटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटम और फोटन बोलते हैं। एच बी को सिंपल भाई क्वांटम बोलो या तो फिर क्या बोल सकते हो, फोटन बोल सकते हो। क्लियर बात, क्लियर बात पर समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब प्रत्येक यानी एवरी फोटन का और एवरी क्वांटम और ऐसे लिखो, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम यानी प्रत्येक क्वांटम का एनर्जी किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के साथ। ठीक है, यानी इसको हम ई लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिख पाएंगे ई, प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाया, दे दिया एच भी, तो ई इक्वल टू एच भी मिल गया। ई मतलब होता है आपका एनर्जी ऑफ फोटन। क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटन, यानी फोटन का एनर्जी होता है, एक फोटन का आपका एच भी। भी आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन होता है। क्लियर बात, क्या समझ में आया कि लाइट में पार्टिकल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है, वो पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं, फोटन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं बताया कि एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम यानी एक क्वांटम का एनर्जी बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अब प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाया, इक्वल दिया तो एच लगा दिया। अब भाई एच क्या होता है, एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। क्या होता है आपका एच, प्लैंक्स कांस्टेंट, जैसे मैं बता दिया एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। अब प्लैंक्स कांस्टेंट का एक वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 का पावर 27 ऑर्ग सेकेंड होता है। क्या होता है, ऑर्ग सेकेंड होता है। ऑर्ग सेकेंड में लिए हैं तो ये हुआ, अब चाहो तो जूल सेकेंड में भी ले सकते हो। ठीक है, 6.626 इंटू 10 का पावर -31 जूल सेकेंड भी होता है आपका। ज़्यादातर हम ये यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है। समझ में आ गया पूरा क्लियर। अब किसी भी बॉडी एनर्जी यानी रेडिएशन एमिट कर रहा है या तो फिर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका टोटल एनर्जी कितना होगा। ठीक है, तो ये तो एक एनर्जी हो गया, मतलब एक
रेडिएशन का एच भी हो गया। ऐसे अगर हम टोटल निकालेंगे, एक बॉडी का टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर निकालेंगे तो क्या होगा भाई, ध्यान सुनना। द टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब, टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय द बॉडी और बाय ए बॉडी will be a whole number, will be a whole number और whole will be a integer लिख दो, will be a whole number of quanta लिख दो, will be a whole number of quanta। अब क्वांटा आपका प्लूरल होता है, क्वांटा मतलब एक फोटन, क्वांटा मतलब बहुत सारा फोटन, बहुत सारा फोटन को हम, फोटन का एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल एनर्जी अगर निकालेंगे, बहुत सारे अगर हम क्वांटा का बात करें तो यहाँ पर लिखते हैं NHV लिखते हैं, क्या लिखते हैं, NHV। ठीक है, मतलब एक बॉडी कितना रेडिएशन यानी रेडिएंट एनर्जी एमिट कर रहा है तो फिर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका टोटल एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है NHV। एन जगह पर आपका कुछ भी हो सकता है, इंटीजर है ना, 0 1 2 3 ऐसे लाइक दिस होगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसे 1/2 3/2 ऐसे नहीं होना चाहिए, बस इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मतलब ऐसे हाफ फोटन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका टोटल एनर्जी एमिट या तो फिर एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी का फोटन आप निकालोगे इस फॉर्मूला से। तो भाई इसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंपल एक फोटन का निकालो तो E=hv कर दो, क्लियर बात। अब न्यूमेरिकल्स करेंगे, इतना दूर समझ में आ गया, पूरा क्लियर। अब देखो, अगर मैं एक मोल, ध्यान सुना, अगर मैं एक मोल क्वांटा और एक मोल फोटन को मैं क्या, अब देखो एक मोल फोटन को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 मोल ऑफ फोटन और क्वांटा को मैं क्या लिख सकता हूं, ये बराबर होगा एवोगाड्रोस नंबर के साथ, एवोगाड्रोस नंबर के साथ बराबर होगा ना 1 मोल, मतलब जिसको हम N0 बोलते हैं, एवोगाड्रोस नंबर। यानी एक मोल फोटन को हम लिख सकते हैं एवोगाड्रोस नंबर। अगर मैं एक मोल फोटन का एनर्जी देखूंगा तो यहां पर क्या लगा दूंगा, एवोगाड्रोस नंबर दे दूंगा, यानी E क्या होगा, N0hv हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये भी फॉर्मूला नोट करना। अगर हम एक मोल फोटन का और एक मोल क्वांटा ऑफ एनर्जी अगर निकालेंगे तो N0hv करेंगे। ठीक है, अब एक मोल ऑफ फोटन का अगर एनर्जी बराबर होता है 1 आइंस्टाइन एनर्जी के साथ, 1 आइंस्टाइन एनर्जी के साथ, एक मोल फोटन का एनर्जी बराबर होता है 1 आइंस्टाइन एनर्जी, EI आइंस्टाइन। ठीक है, 1 आइंस्टाइन एनर्जी, 1 आइंस्टाइन एनर्जी। एक मोल ऑफ फोटन यानी एक मोल फोटन का एनर्जी बराबर होता है 1 आइंस्टाइन एनर्जी। ठीक है, अब इसको चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो, N0h भी जगह पर आप लिख सकते हो c/λ यानी hc/λ भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर बात, पूरा क्लियर बात। चलिए इतना लिख ले भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको भी हम अप्लाई करेंगे। और एवोगाड्रोस का तो वैल्यू आपको पता है, चलिए 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पर मोल होता है ना। चलिए अब देखना नेक्स्ट पॉइंट, ये क्वांटम थ्योरी का है भाई, सॉरी हाँ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का पॉइंट्स में लिखा रहा हूँ, तो नोट करते जाना एक एक ठो। ठीक है, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, अगर ध्यान सुनना, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ग्रेटर होगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी V0
जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर ग्रेटर होगा, अगर कम होगा तो मैं बता दिया आपको, अगर ग्रेटर कम होगा तो क्या होता है, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगर ज़्यादा होगा तो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी उसका हो जाएगा, है ना भाई। यानी आपका जो सरफेस है, ठीक है, अब ये रेडिएशन का अगर इसका फ्रीक्वेंसी यानी भी जो है ग्रेटर होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अगर बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा भाई, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन के पास क्या आ जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन के पास आपका आ जाएगा, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो इन दिस केस हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच भी माइनस एच भी नॉट, क्योंकि मैं बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन दैट इज एच भी होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन क्या होता है, एच भी होता है, और ये भी नॉट मतलब इसका अगर हम एनर्जी लिखेंगे तो एच भी नॉट लिखेंगे, यानी एच भी बड़ा होगा एच भी नॉट से, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी का उसका भी तो कुछ एनर्जी होगा, तो एच भी नॉट लिख दिया। समझ में आना, बहुत सिंपल चीज़ है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ एम भी स्क्वायर इक्वल टू एच भी माइनस एच भी नॉट। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस को इधर फेंक दिया, तो यहाँ पर एच भी इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ एम भी स्क्वायर और प्लस एच भी नॉट। अब भाई बताओ एच भी इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर, एच भी नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क फंक्शन लिख सकता हूँ ना। भी नॉट है यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो भी नॉट को हम लिख सकते हैं ना इधर। यानी मैं क्या बताया था, मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रॉन को सरफेस से इजेक्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एच भी नॉट, और भी नॉट बोलते हैं उसका फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, भी नॉट। ये मैं बताया था एच भी नॉट होना चाहिए मिनिमम, ये आपका मिनिमम एनर्जी होता है, मिनिमम एनर्जी होता है। ये मिनिमम एनर्जी मतलब जिसमें कि इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकलेगा, मतलब अंदर से, मतलब मेटल के अंदर से सरफेस की तरफ आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ये आपका क्या होता है, वर्क फंक्शन, ये मैं बताया। तो भाई ये इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है, इसको नोट करें। अब सवाल करेंगे आगे, चलिए इतना लिख दे। वैसे ये इक्वेशन को हम बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी बोलते हैं। ये आपका एच भी मतलब जानते हो, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, और फोटोन कहो सिंपल। क्लियर बात, समझ में आ गया। तो भाई ये फॉर्मूला याद करना। अब भाई सिंपल E इक्वल टू एनर्जी ऑफ क्वांटम एच भी होता है ना। एक फोटोन का एनर्जी एच भी होता है, जिसको हम फोटोन भी बोल देते हैं, एच भी मतलब फोटोन बोल देते हैं, वैसे फोटोन का एनर्जी होता है। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले इसका थोड़ा हम ग्राफ देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, ध्यान सुनना, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, उसका ग्राफ किस प्रकार होगा भाई। अगर ग्राफ देखेंगे तो देखो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर ना, काइनेटिक एनर्जी और उसका फ्रीक्वेंसी है ना, इसका अगर हम देखेंगे तो उसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा। तो मैं बताया जैसे ही आपका ये मेटल प्लेट है, यहाँ पर जितना फ्रीक्वेंसी से आपका रेडिएशन आएगा, स्ट्राइक करेगा, उतना आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा। यानी काइनेटिक एनर्जी जितना हो, मतलब सिंपल है भाई, फ्रीक्वेंसी जितना होगा काइनेटिक एनर्जी उतना बढ़ेगा। लेकिन मैं बताया कि इलेक्ट्रॉन सरफेस आने के लिए एक एनर्जी दरकार पड़ता है, जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, मिनिमम एनर्जी है ना। तो मिनिमम एनर्जी दरकार पड़ता है, तो हम पूरा ये जीरो से नहीं ले सकते, मिनिमम एनर्जी उसको चाहिए, तो यहाँ से हम लेते हैं ऐसे, इस प्रकार रहेगा। ये काइनेटिक एनर्जी और ये आपका फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होता है। ठीक है, ये आपका भी नॉट होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मैं बताया हूँ। मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए तब जाके आपका जो इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर आएगा, तब आपका काइनेटिक एनर्जी होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता है, मैं बता दिया आपका। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी
और आपका क्या इंटेंसिटी, आई में लिख दे रहा हूँ, करंट नहीं है आपका, इंटेंसिटी। इसका अगर ग्राफ देखेंगे तो कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है, इंटेंसिटी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है। ये होता है कहानी, सिंपल चीज़ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल भाई, काइनेटिक एनर्जी आपका कांस्टेंट इतना ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम सवाल करते हैं। तो भाई इसको खोपड़ी में रख लो और आगे का E = hb, ये सब ध्यान रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल्स। चलिए इतना लिख ले फटाफट, पानी थोड़ा पी लेता हूँ, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जो जो पॉइंट्स बताया, जो जो फॉर्मूला में आपको दिखाया, वो फॉर्मूला सब याद करो। पहले तो एनर्जी ऑफ फोटोन E = hb होता है, कहानी खत्म। फिर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन समझ में आ गया, ठीक है। ये दो ठो बस आएगा, ये दो ठो में से सब अप्लाई करेंगे हम। चलिए पहले NCERT का 2-3 ठो सवाल लेते हैं, फिर हम लेंगे JEE का और आपका नीट का। क्लियर बात। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करो भाई। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी में भी लिख दे रहा हूँ एंड एनर्जी E लिख दे रहा हूँ ऑफ ए फोटन, एक फोटन का, ऑफ ए फोटन ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ, लैम्बडा लिख दिया। कितना है वेवलेंथ, कितना है भाई, वेवलेंथ = 6000 एंगस्ट्रम है, ठीक है। एंगस्ट्रम है, आप मीटर में ले आना, ठीक है, SI में ले आना, ठीक है। अब क्या करना है आपको, फ्रीक्वेंसी निकालना है और एनर्जी निकालना है, सॉल्यूशन। तो भाई सबसे पहले तो हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी भी = क्या होता है भाई, C/λ, C/λ होता है ना। तो पहले भाई ये निकाल लेंगे। तो भाई देखो, अब लैम्बडा वेवलेंथ दे दिया हमको 6000 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम को हमको मीटर में लाना है, तो क्या करेंगे 6000 में हम क्या करेंगे, 10⁻⁻10 मीटर कर देंगे, है ना। 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻10 मीटर। तो 6000 एंगस्ट्रॉम = 6000 × 10⁻10 मीटर। तो ये दोनों को भाई मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कितना, ये इतना, बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बिठा दो। अब हम C का वैल्यू जानते हैं ना, वैक्यूम में वेलोसिटी क्या होता है वेव्स का, मैं बता चुका हूं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब डाल दो V = C का वैल्यू, ये आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपका लैम्बडा का वैल्यू 6000 × 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो मीटर मीटर कट गया, पर सेकेंड बचेगा, है ना, पर सेकेंड बचेगा। उसको कैलकुलेशन करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 5 × 10⁻14 पर सेकेंड, 5 × 10⁻14 पर सेकेंड। समझ में, बहुत सिंपल चीज भाई, कैलकुलेशन इसको करना। चलिए सेकेंड हम निकालेंगे क्या, E मतलब होता है आपका एनर्जी, बराबर होता है hb, फोटन का एनर्जी। चलिए अब H हम जानते हैं, H का वैल्यू देखो, H का वैल्यू हम क्या जानते हैं 6.626 × 10⁻, जूल में हम देखेंगे तो -31 जूल सेकेंड होता है। 6.625 और 626 जो भी लिखो, 34 होता है ना, 34 होता है सर, 34 जूल सेकेंड, ठीक है। अब V मतलब आपका क्या होता है, V आपका आ गया है फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 पर सेकेंड। अब डाल दो यहाँ पर E = H आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, इंटू V का वैल्यू आया आपका 5 × 10⁻14 पर सेकेंड। तो भाई पर सेकेंड, सेकेंड कट गया, जूल मिलेगा, एनर्जी का यूनिट होता है जूल। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 3.3125 × 10⁻19 जूल आएगा, 10⁻19 जूल आएगा। समझ में आ गया भाई, सिंपल कैलकुलेशन करना। क्लियर। चलिए ये एक ठुक किया है, समझ में आ गया, पर क्लियर है। चलिए हम फ्रीक्वेंसी निकाले, एनर्जी निकाले फोटन का, मतलब एक रेडिएशन का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का ये फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी = C/λ,
चलिए अब नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, फिर नीट का लेंगे भाई, टेंशन मत लो, बहुत इजी है। तो यहाँ से आपका ना सवाल चालू हो जाता है, ठीक है, फिर बोर्ड्स में तो और सवाल आएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए मोल ऑफ फोटॉन्स, मतलब अब आ गया मोल का, फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन of radiations whose frequency इक्वल टू दे दिया 5 इंटू 10 का पावर 14 हर्ज। अब भाई हर्ज को आप सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हो, ठीक है। चलो आपको क्या निकालना है, क्या निकालना, एनर्जी 1 मोल फोटन का एनर्जी भाई। तो सबसे पहले 1 मोल फोटन का एनर्जी चाहिए, तो सबसे पहले हम एच बी निकालना पड़ेगा। एच बी मतलब 1 फोटन का एनर्जी, 1 मोल फोटन का एनर्जी बाद में करेंगे, है ना, एवोगाड्रोज नंबर डाल देंगे। तो पहले तो निकालेंगे E इक्वल टू एच बी, मतलब 1 फोटन का एनर्जी, 1 फोटन का एनर्जी। तो भाई H का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल होता है, -34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए अब इसके साथ हम भी का वैल्यू क्या होगा, दे दिया भी, फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 का पावर 14 पर सेकेंड, सेकेंड कट गया तो मिल गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3.313 इंटू 10 का पावर -19 जूल मिल जाएगा। क्लियर, यानी 1 फोटन का एनर्जी उतना हुआ। अब हम निकालेंगे 1 मोल फोटन का, 1 मोल फोटन का एनर्जी निकालेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी, है ना, 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, बराबर होता है n0h, ठीक है। n0 मतलब एवोगाड्रोज नंबर, और एवोगाड्रोज नंबर कितना होता है भाई, आपको याद होगा 6.022 इंटू 10 का पावर 10 का पावर 23 होता है, 10 का पावर 23 पर मोल होता है, ठीक है, इंटू H का वैल्यू कितना है भाई, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, सॉरी Hb का डाल दो ना, Hb तो मिल गया ना हमारा इतना, तो ये पूरा का वैल्यू डाल दो, 3.13 इंटू 10 का पावर -19 जूल। क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात। अब ये सबको करोगे जूल पर मोल आएगा ना, जूल पर मोल, ठीक है। अब सबको अगर करते हो तो आपको मिल जाएगा कितना, ये सिंपल भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 19951 जूल पर मोल मिलेगा। अगर आपको किलो जूल में चाहिए, जूल पर मोल है, और किलो जूल में चाहिए तो 1000 डिवाइड कर दो, 1000 डिवाइड करोगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा, ट्रेडिंग इधर आ जाएगा ना, तो 19.951 आ जाएगा, 951, ठीक है, किलो जूल पर मोल, ठीक है। अगर जूल पर मोल को किलो जूल लाना है तो आपको 1000 डिवाइड करना पड़ता है। क्लियर बात। चलिए अब हम जेई 2022 का हम देखेंगे, इतना लिख लें, बहुत ही आसान सवाल पूछा था जेई मेन में 2022 में। चलिए ये एनसीईआरटी का मैं क्वेश्चन लिया 2-3 ठो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एनर्जी that must be passed by a photon in order to presence of photoelectrons
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीई लिख दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद द प्लाटिनम एज, मतलब प्लाटिनम का आपको मिनिमम एनर्जी निकालना है। मिनिमम एनर्जी मतलब एच बी नॉट, मैं बताया था E इक्वल टू एच बी नॉट मिनिमम एनर्जी होता है। ठीक है, एज ऑप्शन दिया था भाई, पहला वाला ऑप्शन दे दिया आपको। चलो 3.21 इंटू 10 का पावर माइनस 14 जूल, बी 6.24 इंटू 10 का पावर माइनस 16 जूल। नेक्स्ट सी ऑप्शन दिया था 8.58 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल, और डी ऑप्शन दिया था आपको 9.76 इंटू 10 का पावर माइनस 20 जूल। भाई इतना इजी सवाल है, आप कर सकते हो, खुद से करो। तो जेई मेन में पूछा था ये, JEE 2022 मेन में पूछा था। ठीक है, अब भाई ये खुद से करके देखो, नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो खुद से करके देखो। दिख रहा है अच्छे से, दिख रहा है। आपको मिनिमम एनर्जी निकालना है, यानी E इक्वल टू एच भी नॉट निकालना है। कितना होगा आपको बताना है, जूल में निकालना है। ठीक है, सब जूल यूनिट दिया है तो जूल में निकालना है। चलो, फोटॉन का मिनिमम एनर्जी मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए उसका मिनिमम एनर्जी प्लैटिनम का कितना होगा आपको पूछा है, सिंपल वर्ड। ठीक है, करो। ठीक है, चलो अब E इक्वल टू डाल दो एच भी नॉट। एच होता है 6.626 और 5 ले सकते हो, जो भी 6.265 होते हैं ना, क्या होता है 6 होता है, सॉरी 625 और 626 इंटू 10 का पावर माइनस 34 जूल होता है। 10 का माइनस 34 जूल सेकंड होता है। ठीक है, इंटू भी नॉट फ्रीक्वेंसी दिया है क्या? कैसे करोगे आप? यहाँ पर दे दिया है भाई, गिवन दे दिया, मैं भूल गया लिखना। भी नॉट आपको दे दिया। हाँ, यहाँ पर रुक जाओ, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर गिवन दिया है। ठीक है, यहाँ पर गिवन दे दिया आपको, भी नॉट का वैल्यू दे दिया 1.3 इंटू 10 का पावर 15 पर सेकेंड, और एच का वैल्यू दे दिया 6.6 इंटू 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकेंड दे दिया। भाई ये गिवन है आपके पास, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है। सिंपल भाई, वैल्यू दे दिया, कुछ दिक्कत नहीं, एच भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एच का वैल्यू 6.6 दिया है, 25 नहीं दिया है, चलेगा। 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इंटू भी नॉट का कितना है 1.3 इंटू 10 का पावर 15 पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली सेकेंड कटेगा तो बचेगा जूल, तो जूल में ही मिलेगा आपको आंसर। तो ये सबको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 8.58 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल मिलेगा, जो कि ये है। ठीक है, क्लियर बात? बहुत इजी है। तो जेई 2022 में पूछा था। चलिए और एक सवाल कर लेते हैं जेई का। चलो अब नीट का एक ठू कर लेते हैं, 2011 का कर लेते हैं। चलिए 2011 नीट का सवाल, जो कि यहीं से आया था, ये टॉपिक से ही आया था। वैसे और बहुत सारे सवाल है जेई का, आप प्रीवियस ईयर का देख सकते हैं। चलिए, द एनर्जीज, 4 नंबर क्वेश्चन, द एनर्जीज E1 and E2 of two radiations are 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको निकालना है द रिलेशन बिटवीन their wavelength that is lambda and lambda 1 and lambda 2 will be
क्या होगा आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि लामड़ा 1 बराबर होगा लामड़ा 2। बी ऑप्शन दिया है लामड़ा जो होगा 2 गुणा होगा 2 लामड़ा 2 के साथ लामड़ा 1। ठीक है, अब सी ऑप्शन दिया है लामड़ा 1 होगा 4 लामड़ा 2 के साथ। डी ऑप्शन लामड़ा 1 इक्वल टू हाफ लामड़ा 2 होगा। ठीक है, तो ये नीट में आया था 2011 को, है ना, नीट में मेडिकल टेस्ट में आया था, NET 2011 को आया था नीट एग्जाम में। ठीक है, अब सॉल्यूशन करो। आपको रिलेशन क्या बोला है, देखो एनर्जी है E1 E2 दो रेडिएशन का, यानी दो ठो आपके पास रेडिएशन है। एक रेडिएशन का एनर्जी है इतना वोल्ट और एक का इतना वोल्ट, है ना। ये आपका इसका एनर्जी पहला वाला रेडिएशन का है आपका 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका है E2 आपका है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दोनों का वेवलेंथ का रिलेशनशिप आपको रिलेशन दिखाना है क्या होगा इसमें से। ठीक है, चलो पहला दिया है आपको E1 इक्वल टू 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा दिया है E2 इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 25 और 50। अब देखो क्या मैं E1 को HV1 लिख सकता हूं। अब E1 को मैं V को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, C बाई लामड़ा ऐसे लिख सकता हूँ, लामड़ा 1 यानी पहला एनर्जी यानी पहला वाला रेडिएशन का वेवलेंथ इतना, और दूसरा को ठीक ऐसे मैं लिख सकता हूँ HC बाई लामड़ा 2। अब अगर मैं E1 डिवाइडेड बाई E2 कर दूँ, रिलेशन निकालेंगे तो E1 बाई E2 कर दिया तो ये आपका HC बाई लामड़ा 1 बाई HC बाई लामड़ा 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये कट जाएगा तो आपका हो जाएगा लामड़ा 2 बाई लामड़ा 1, है ना, लामड़ा 2 बाई लामड़ा 1। ठीक है, ठीक है। अब देखो लामड़ा 2 बाई जो लामड़ा 1 है ये कटेगा ना, तो लामड़ा 2 बाई लामड़ा 1 हो जाएगा। तो लामड़ा 2 बाई लामड़ा 1 दैट इज हम इसको लिख सकते हैं, लामड़ा 2 का वैल्यू कितना है भाई 50, लामड़ा 1 का 25, ये हो जाएगा 25 इंटू 2 50 होता है, यानी लामड़ा 2 बराबर होगा लामड़ा 2 इंटू 1, लामड़ा 2 होगा लामड़ा 1 इंटू 2 यानी 2 लामड़ा 1, ये होगा लामड़ा 2 इक्वल टू 2 लामड़ा 1, ये होगा क्या, सॉरी आपका लामड़ा ये दिया 25 और 50 दिया है ना, पहला वाला का 25 दिया है, लामड़ा 2 आपका 25, तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लामड़ा 1 इक्वल टू लामड़ा 2 बाई 2, लामड़ा 1 इक्वल टू लामड़ा 2, ये डी ऑप्शन भी हो सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग कर दिया हूँ भाई, रुक जाओ। E1 बाई E2 करेंगे तो लामड़ा 2 बाई लामड़ा 1 आएगा, लामड़ा 2 आपका 50 है, तो भाई ये तो आना चाहिए ना, ये आएगा लामड़ा 2 इक्वल टू 2 लामड़ा 1, यानी आपको आप लिख सकते हो लामड़ा 1 इक्वल टू लामड़ा 2 बाई 2 हो जाएगा ना, ये होगा क्या, ये हो जाएगा 2 लामड़ा 2 के साथ बराबर हो रहा है। रुक जाओ E1 बाई E2 किए HC लामड़ा हो गया, लामड़ा 2 इधर आएगा ना, ऊपर आएगा तो लामड़ा 2 बाई HC कटेगा, लामड़ा 2 बाई लामड़ा 1 हो गया। लामड़ा 2 का वैल्यू है आपका E1 का इतना है, E2 का इतना, 2 रेडिएशन इतना वोल्ट द रिलेशन, तो ये आपका भाई यही होगा। तो लामड़ा 2 बाई लामड़ा 1 हो गया, लामड़ा 2 बाई लामड़ा 1 हो गया ना। तो लामड़ा 2 का वैल्यू है आपका 50, तो 50 और लामड़ा 1 का है 25, तो लामड़ा 1 बाई लामड़ा 2, तो लामड़ा E2 बाई E1 करेंगे तो ठीक रहेगा, E1 बाई E2 किया तो इतना हुआ, तो ये लामड़ा 2 है, ये आपका हाँ इतना ही रहेगा भाई, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, हाफ लामड़ा 2, क्लियर।
पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। पूरा क्लियर। चलिए अब और एक सवाल हम देखते हैं, लास्ट सवाल, देन हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये लेक्चर। चलिए और एक सवाल देखते हैं, ये भी नीट का देखेंगे 2000 का। नेक्स्ट 6 नंबर, इफ द एनर्जी of photon, if the energy of photon is, दे दिया आपको 3.03 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल, देन wavelength of lambda, the wavelength of photon is क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है। पहला वाला 6.56 नैनोमीटर, दूसरा वाला 65.6 नैनोमीटर, नैनोमीटर में डालना है आपको, सी दिया है 656 नैनोमीटर, 3 ठो में दिया। चलो सोल्यूशन करो फटाफट, ठीक है। पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। ये आया था 2000, नीट को पूछा था, ये भी नीट 2000 में पूछा था, ठीक है। चलो सोल्यूशन करो। क्या बोला है, एनर्जी ऑफ फोटोन का एनर्जी दे दिया इतना, और आपको फोटोन का वेवलेंथ पूछ लिया है, ठीक है। ध्यान सुनना, हम जानते हैं E इक्वल टू एच भी, और एच भी को मैं लिख सकता हूं HC बाई लैम्बडा, लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखना, H का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू नहीं दिया है यहाँ पर, आप याद कर लेना, ये 6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और C हम जानते हैं 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। और हमको वेवलेंथ चाहिए, तो एनर्जी को इधर फेंक दिया है ना, हमको वेवलेंथ चाहिए, तो मैं लैम्बडा को इधर लिख सकता हूँ, हमको वेवलेंथ चाहिए भाई, लैम्बडा इधर आया तो E इधर आ जाएगा, है ना। चलो अब एनर्जी कितना दिया है, 3.03 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल, जूल जूल कट गया, सेकंड सेकंड कट गया, मीटर इतना बचा। अब मीटर को नैनोमीटर लाना है, तो हमको 10 का पावर 7 मीटर मल्टीप्लाई कर देना, मीटर में लाना है, ठीक है सर, नैनोमीटर में लाना है, तो ये नैनोमीटर हो जाए, 10 का पावर 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो नैनोमीटर रह जाएगा। तो जो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 656 नैनोमीटर। बात क्लियर है। इसको सॉल्व करोगे, जितना आएगा वो मीटर में आएगा, फिर उसमें 10 का पावर 7 मल्टीप्लाई कर दो तो नैनोमीटर में आ जाएगा। तो भाई ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो गाइस फाइनली हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो हमारा लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी था, चलेगा। इसके बाद हम देखेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो 1 घंटा का लेक्चर ये हुआ, तो ये आपका कंप्लीट हो गया लेक्चर नंबर 4, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो चलिए फटाफट नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।